नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। यह इसका दूसरा भाग होगा। इससे पहले हम लोग पहला भाग देख चुके हैं और यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, बीपीएससी 67वीं, सीडीपीओ ऑडिटर मतलब कि पंचायत सेवक वाला जो एग्ज़ाम होने वाला बिहार का, उसमें और संभवतः जिस भी एग्ज़ाम में जीके जीएस का जो पेपर होता है उस एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको संभवतः देखने को मिलेगा। दुनिया में कोई भी शिक्षक आपको यह गारंटी नहीं दे सकता है कि आपको जॉब हम दिलवाएंगे। यदि कोई शिक्षक ऐसा बोल रहा है तो समझिए उनके ऐसा फ्रॉड दुनिया में कोई नहीं है। कारण वह कोई शिक्षक आपको जॉब नहीं दिलाता है। उसके लिए आपको खुद मेहनत करना होगा और आपको अपने भाग्य का निर्माण खुद करना होगा। शिक्षक तो बस एक मार्गदर्शक के रूप में आपको मार्गदर्शन देते हैं कि आप ऐसे पढ़ो, ये पढ़ो तो आपका सिलेक्शन होगा। उसी प्रकार से जो भी बात आपको हम बता रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप नज़रअंदाज नहीं कीजिए, क्योंकि 4-5 साल से लगातार पढ़ाते पढ़ाते एक अनुभव हो जाता है प्रश्न को देखने का कि कहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना होती है। बहुत ऐसा एग्ज़ाम हुआ है जिसमें कह सकते हैं आप, मेरे मित्रों के द्वारा, कुछ मेरे छात्रों के द्वारा यह कहा गया है कि जो आप बोले हैं संभवतः वही एग्ज़ाम में आया। इसका मतलब यह नहीं कि इस बार भी वही एग्ज़ाम में आएगा और हूबहू वही आता है, ऐसा भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि उस टॉपिक से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न हो तो वह आ सकता है। एक छात्र का यहाँ हम चर्चा करना चाहेंगे, सुनील कुमार सूर्या, जो अभी एसआई के रूप में कटिहार में हैं। उनसे जब एक बार हम पूछे कि जो आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर बारिश हो, कुछ भी हो, मौसम कैसा भी हो, लेकिन मेरा दौड़ने का जो क्रम है वह हम लगातार रखते हैं। यदि बारिश होता था तो हम यूआर कॉलेज में ना आकर अपने घर पे ही, घर के सामने जो सड़क है उस पर हम दौड़ा करते थे हम। और नॉर्मल वह एक एवरेज छात्र थे पढ़ने में, ऐसा नहीं कि वो बहुत ब्रिलियंट छात्र थे। वो एक एवरेज छात्र के रूप में उनका व्यक्तित्व जो था वह था, और स्कूल में भी वो एवरेज ही रहे। ऐसा नहीं कि वो शुरू से ही वह प्रतिभाशाली रहे, वो बहुत ही एवरेज छात्र हैं और आज वह सफल हैं। और उनका एम है कि वो आगे चलकर वह पीसीएस को क्रैक करें और उच्च पोस्ट पर वह अपने आप को पदस्थापित करें, और यह संभव भी है। तो यह बात बहुत अच्छा लगा हमको कि निरंतर प्रयास, जैसे भी लॉकडाउन की स्थिति है तो कुछ लोग सोचते हैं लॉकडाउन है, छोड़ो अभी क्या पढ़ेंगे, लॉकडाउन जब खुलेगा तब पढ़ेंगे। ये गलत है। आपको जो एम आपने जो देखा है, जो सपना आपने देखा, उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा, और निरंतर प्रयास करेंगे तभी आप सफल होंगे आप। और बहुत ही अनुभव से कह सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति अपना कार्य को कल पे छोड़ते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, अच्छा कोई बात नहीं 1 घंटा बात कर लेंगे, कोई बात नहीं 2 घंटा बात कर लेंगे, समझिए उनके ऐसा आलसी इस दुनिया में कोई नहीं, और वो गारंटी वो सफल नहीं होंगे तो नहीं होंगे, क्योंकि उनका ना कभी कल आएगा और ना वो कभी पढ़ने के लिए बैठेंगे। तो इस तरह के व्यक्ति से बचें और खुद के ऊपर आत्मविश्वास बना कर रखें। आपको इंटेलिजेंट नहीं बनना है, आपको एवरेज ही रहना है, आपको औसत ही रहना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है। आप यदि मान लीजिए आप टॉप भी कर गए कंपटीशन एग्ज़ाम, तो आपको क्या मिलने वाला है? वही पद मिलेगा जिस पद के लिए आप फॉर्म भरे हैं। ऐसा नहीं कि ग्रुप डी का यदि आप फॉर्म भरे हैं और उसमें टॉप कर गए आप इंडिया लेवल में, तो आपको स्टेशन मास्टर बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। एसआई के लिए यदि आप पोस्ट पर भरे हैं फॉर्म, और यदि आप एसआई के एग्ज़ाम में टॉप कर गए तो आपको डायरेक्ट डीएसपी नहीं पदस्थापित किया जा सकता है। तो आपको एवरेज ही रहना है और एवरेज में ही आपको एग्ज़ाम क्रैक करके निकलते चलना है आपको। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस उद्योग के मलबे से होता है? तो चमड़ा उद्योग। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? अत्यंत महत्वपूर्ण, नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट, जैव विविधता को विकसित होने में कितना समय लगा? तो लाखों वर्ष लगा। नेक्स्ट, जैव विविधता के अध्ययन के अंतर्गत समूह बनाने के क्रम में क्या सुनिश्चित किया जाता है?
वह विशिष्ट लक्षण जो जीवधारियों में मौलिक अंतर उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, समुद्र में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताएं। प्रवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क। नेक्स्ट, किसी जीव के लक्षण से क्या तात्पर्य है? उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य। नेक्स्ट, पौधों का शरीर किस आधार पर विकसित होता है? भोजन बनाने की क्षमता के आधार पर। नेक्स्ट, जंतुओं का शरीर किस आधार पर विकसित होता है? तो भोजन ग्रहण करने के आधार पर। नेक्स्ट, किस आधार पर पौधों और जंतुओं को भिन्न आधारों पर रखा जाता है? भोजन बनाने और भोजन ग्रहण करने के आधार पर। नेक्स्ट, शरीर में होने वाले परिवर्तन किस पर निर्भर करते हैं? तो शरीर की बनावट पर निर्भर करते हैं। सही बात है ये। नेक्स्ट, जीवों का वर्गीकरण किस वाद से संबंधित है? जैव विकासवाद से। जैव विकासवाद की अवधारणा किसने दी थी? तो डार्विन ने। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। नेक्स्ट, डार्विन की जैव विकास की अवधारणा कब प्रकाशित हुई? सन 1859 में डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक से जैव विकास की अवधारणा प्रकाशित हुई। नेक्स्ट, किन और कब 3 वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को किंगडम नामक वर्गों में विभाजित किया था? तो अंसर्ट हैकेल 1894, रॉबर्ट विटेकर 1959 तथा कार्ल बोस 1977। मतलब कि इन 3 वैज्ञानिकों के द्वारा सजीवों को किंगडम नामक वर्गों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट, विटेकर के वर्गीकरण के 5 किंगडम कौन थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। नेक्स्ट, जीवों को किन उपसमूह में बांटा गया है? जगत, जंतुसंघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। नेक्स्ट, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक के किस प्रकार पहुँचते हैं? वर्गीकरण के पदानुक्रम क्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूह में बांटते हुए आधारभूत इकाई तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट, किस जाति में किस रूप में काफ़ी समानता होती है? तो बाह्य रूप में। नेक्स्ट, मोनेरा वर्ग के जीव पोषण के आधार पर कैसे हो सकते हैं? स्वपोषी और विषमपोषी। नेक्स्ट, मोनेरा वर्ग के 3 उदाहरण बताइए। तो जीवाणु, नीरी नीली हरी शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा। प्रोटिस्टा वर्ग के 3 उदाहरण बताइए। एक कोशीय शैवाल, प्रोटोजोआ और डायटमस। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा वर्ग में गमन के लिए कौन सी संरचनाएं पाई जाती है? तो सीलिया, फ्लैजेला। नेक्स्ट, फंजाई पोषण के लिए किस पर निर्भर करती है? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर। नेक्स्ट, फंजाई को मृतजीवी क्यों कहते हैं? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करती है, इसलिए इसे मृतजीवी कहते हैं। फंजाई को मृतजीवी क्यों कहते हैं? तो फंजाई को मृतजीवी इसलिए कहते हैं क्योंकि वह सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करती है। यीस्ट और मशरूम किसके उदाहरण हैं? तो यीस्ट और मशरूम ये फंजाई के उदाहरण हैं। कवकों की कुछ जातियाँ नीले हरे शैवाल के साथ अर्थात अंतर संबंध बनाती है, जिसे सहजीविता कहते हैं। सहजीविता किसे कहा जाता है? कवकों की कुछ जातियाँ नीले हरे शैवाल के साथ जो संबंध बनाती है उसे सहजीविता कहते हैं। नेक्स्ट, लाइकेन क्या है? पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देने वाले जो कवकों और नीले हरे शैवालों की सहजीविता से बनते हैं उन्हें लाइकेन कहते हैं। नेक्स्ट, फंजाई कैसे जीव हैं? फंजाई विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव हैं। नेक्स्ट, एनीमिया वर्ग में कौन से जीव आते हैं? इस वर्ग में सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। एनीमिया वर्ग में कौन कौन से जीव आते हैं? तो वे सभी बहुकोशीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। पौधों में वर्गीकरण के क्या मुख्य आधार हैं? पहला, पादप शरीर के प्रमुख घटक पूरी तरह विकसित और निवेदित है या नहीं। दूसरा, पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों के लिए विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति। तीसरा, बीज की धारण की क्षमता। ये पौधे में वर्गीकरण के 3 प्रमुख आधार हैं। नेक्स्ट, गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पीन कृमि किसके उदाहरण हैं? परजीवियों की ये उदाहरण हैं। कींचुआ, निरीस, जोंक किसके उदाहरण हैं? तो एनेलिडा वर्ग के ये तीनों उदाहरण हैं। नेक्स्ट, एनेलिडा वर्ग में कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं? संवहन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र एनेलिडा वर्ग में पाए जाने वाले तंत्र हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। यह सभी प्रश्न आपको बायोलॉजी में
मिल जाएगा आपको, लुसेंट में भी ये सभी प्रश्न दिए हुए हैं। आर्थ्रोपोडा के 5 उदाहरण बताएं। प्रॉन, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा। नेक्स्ट, मोटानेफ्रिडिया किसे कहते हैं? मोलस्का को वर्ग में जोड़ीदार अंगों से उत्सर्जन की क्रिया को मोटानेफ्रिडिया कहते हैं। नेक्स्ट, मोलस्का वर्ग की 3 उदाहरण बताएं। यूनियो, घोंघा, ऑक्टोपस मोलस्का वर्ग के 3 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। स्टारफिश, समुद्री ऑर्चिन, इकाइनोडर्मेटा वर्ग के 2 उदाहरण हैं। प्रोटोकार्डेटा को कार्डेट वर्ग में किस स्तर का जंतु मानते हैं? सबसे निचले स्तर का जंतु मानते हैं। नेक्स्ट, प्रोटोकार्डेटा वर्ग के 3 उदाहरण कौन कौन से हैं? बैलेनोग्लासस, हार्डमेनिया, एम्पियाक्स। नेक्स्ट, वर्टिब्रेटा किसे कहते हैं? जिन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड और अंतःकाल होता है तथा पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं जो इन्हें चलने में सहायता करती हैं, उन्हें वर्टिब्रेटा कहते हैं। नेक्स्ट, सभी कशेरुकाओं के प्रमुख लक्षण हैं नोटाकार, कशेरुक दंड और मेरुरज्जु, त्रिकोणक, शरीर जोड़ीदार, देह गुहा। मत्स्य कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र तथा मीठे पानी मत्स्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मत्स्य वर्ग का शरीर किससे ढका होता है? सल्क तथा प्लेटों से मत्स्य वर्ग का शरीर ढका रहता है। नेक्स्ट, मत्स्य श्वसन के लिए किस अंग का प्रयोग करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गल्फरो का। नेक्स्ट, मत्स्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। किस मत्स्य में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है? शार्क का। नेक्स्ट, टूना, रोहू, एस्कालियोडान, टारपीडो किसके उदाहरण हैं? तो मत्स्य वर्ग के उदाहरण हैं। जल स्थलचर कहाँ कहाँ रहने में सक्षम है? पानी और स्थल दोनों में। असमतापी जंतुओं के 2 उदाहरण, 2 वर्गों के नाम बताएं। जल, स्थल तथा सरीसृप। सरीसृप प्राणियों का शरीर किससे ढका होता है? सल्कों से। सरीसृपों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। कछुआ, सांप, गिरगिट, मगरमच्छ सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पक्षी कैसे प्राणी हैं? समतापी प्राणी हैं। नेक्स्ट, पक्षियों में आगे वाले पैर किस में परिवर्तित हो चुके हैं? पंखों में। नेक्स्ट, पक्षियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट। पक्षी वंश वृद्धि कैसे करते हैं? अंडा देकर। किस वैज्ञानिक के नाम पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? कैरोलिस लिनियस ने 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, वैज्ञानिक नाम पद्धति में किस बात का ध्यान रखा जाता है? केवल जीनस एवं स्पेसीज का। नेक्स्ट, वैज्ञानिक नाम छपे हुए रूप में कैसे लिखा जाता है? इटैलिक्स में। नेक्स्ट, प्रजाति का नाम किस प्रकार से शुरू किया जाता है? छोटे अक्षरों में। नेक्स्ट, एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरन से हुआ जिसका क्या अर्थ है? तो घिरा हुआ। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण संबंधित है ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट, वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, झूम और सीढ़ी नुमा किस प्रकार का है? आंवला झूम और सीढ़ी नुमा किसका प्रकार है? तो यह एक खेती का प्रकार जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखा जाता है। नेक्स्ट, विटामिन सी पाया जाता है आंवला, संतरा, नींबू, मिर्ची। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के लिए 174 देशों का 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में, मतलब ब्राज़ीलिया। 2002 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉन्सल। तालाब उदाहरण है कृत्रिम पारिस्थितिकी का। नेक्स्ट, कवक को खाद्य श्रृंखला में किस श्रेणी में रखा जाता है? अपघटक। नेक्स्ट, नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग संपूर्ण विश्व में किया जाता है? ब्रेल लिपि। मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 1972 में। मोस्ट इंपोर्टेंट। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1986 में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1974। मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत से जोड़ा गया था? अनुच्छेद 51A 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत यह जोड़ा गया था। मतलब क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मौलिक कर्तव्य जो है यह रसिया के संविधान से लिया गया था। यूएसएसआर से मतलब सोवियत संघ रसिया से लिया गया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चर्चा जो है यह
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में और भारतीय संविधान के भाग 4 ए में मतलब भाग 4 क में दिया गया है। 42 अमेंडमेंट के तहत यह जोड़ा गया, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और वर्तमान समय में कुल 11 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। कुल कितने? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ 86 अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार जो वो, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोरहाट में। अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्पादकता केंद्र कहाँ है? रांची में। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब किया? 1894 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई? 2006 में। गोंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू की? 1987, मोस्ट इंपोर्टेंट। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। और 1975 में ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण भारत में अभी तक में अंतिम बार नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत किया गया था। बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ किया? 1973 में। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? यूकेलिप्टस। चालवाज किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? विषुवतीय वर्षा वन में। नेक्स्ट, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित? जोधपुर, असम, मोस्ट इंपोर्टेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अत्यंत महत्वपूर्ण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह याद रखेंगे। वियना समझौता, मोस्ट इंपोर्टेंट। 1985 में ओजोन परत से संबंधित 16 सितंबर को मनाया था प्रत्येक वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस, यह भी याद रखेंगे आप लोग। क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू हुआ? 2005, मोस्ट इंपोर्टेंट। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया? 1992 ईस्वी में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? रियो डी जेनेरो, ब्राजीलिया। नेक्स्ट, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में किया गया? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, अत्यंत महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा था? कैलाश सांखला को। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन सर को। नेक्स्ट, भारत में पारिस्थितिकी जनक डॉक्टर रामदेव मिश्रा को। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा था? रविंद्र कुमार सिन्हा को। और चिपको आंदोलन जनता सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इस कारण से यह चर्चा में बना हुआ था। तो इस प्रकार से आज हम लोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास किए। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा, इस कारण से इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए यदि वीडियो अच्छा लगे तो, अन्यथा आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिए। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। हमेशा एक बात याद रखिए, अनुशासन जो है वो आपके अंदर होगी। जितनी अनुशासन आपके अंदर होगी उतने ही आप आगे बढ़ेंगे। कभी भी भूल से भी जिस शिक्षक से आप पढ़े हों उनकी बुराई ना करें। यदि कोई कर रहा है, यदि आप में क्षमता है तो आप उसे चुप करा दें, नहीं तो आप वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि गुरु की बुराई करना अत्यंत ही घोर पाप है। और आजकल के छात्रों में यह देखा गया है कि वह जब भी 2-4 लड़के जब आपस में मिलते हैं या जो भी छात्र हैं, तो वो अधिकांश किसी एक टीचर को लेकर टारगेट करते हैं और उनके ऊपर हंसी खिसा करते हैं कि वे वैसे हुए, वो कैसे, उनसे आपको क्या मतलब है? आपको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। और हम देख रहे हैं वर्तमान समय में जिस भी छात्र की प्रवृत्ति ऐसी है वह किस और जा रहे हैं, इस चीज़ को उन्हें अभी आभास नहीं है, लेकिन शायद कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में उन्हें यह आभास हो जाएगा, क्योंकि कलयुग है, यहाँ तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इस कारण से आप इससे दूर रहें। आप पढ़ाई कीजिए, मस्ती में रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, सभी का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।